जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्लास 10 के बिहार बोर्ड के लिए 2025-26 में बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो वीवीआई और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर निकलेंगे, सारे क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, अच्छे चीजों की आदत व्यक्ति को बहुत धीरे धीरे लगती है या बहुत तकलीफ, मतलब प्रॉब्लम होती है उसको आदत लगाने में। अगर आप किसी रील्स को देखना चाहिएगा तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का रील्स देख लीजिएगा, सॉरी रील्स नहीं, कोई वीडियो वगैरह देख लीजिएगा जो आपको इंटरेस्ट है, मूवी वगैरह। लेकिन ये जो आधे घंटे या 15-20 मिनट का जो वीडियो होता है, जो कि एजुकेशन वर्सेस होता है, इसमें आपका इंटरटेनमेंट नहीं होता, इसमें आपका नॉलेज बढ़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके उसको देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो मुझे उम्मीद है इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव को मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि जिससे आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी इजीली हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैंने ये कुछ पॉइंट लिख दिया है, उसको पढ़ना कोई खास विशेष जरूरी नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज जो है एक इंसुलिन है, मेलिनस इंसुलिन। इंसुलिन का भी नाम होता है बच्चों, याद रखिए। मेलिनस इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है। ठीक है बच्चों, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करता है, उसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन वह हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है और हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करता है बच्चों। ठीक है, अगर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो हम लोगों की एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है जैगेटिज्म, जिससे शरीर जो है काफी लंबा चौड़ा, एकदम बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हो जाएगा। जैसे आपने खली को देखा है, उस तरह का शरीर हो जाएगा। लेकिन अगर यही हार्मोन आपके शरीर में कम मात्रा में निकलेगा तो बच्चों आपको क्रेटेनिज्म की बीमारी हो जाएगी। किसकी बीमारी हो जाएगी? क्रेटेनिज्म की। कुछ ऐसे हम लिख दिए थे, इसका कोई विशेष पर्पस नहीं है। चलिए हम लोग अपने पहले ऑब्जेक्टिव को लेते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव कर रहा है बच्चों, वह पहला ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, मैंने ईयर वाइज मेंशन भी कर दिया है। 2018 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। क्या पहला ऑब्जेक्टिव? पॉन्स, इसका पूरा नाम होता है पॉन्स बेरोलाई। पॉन्स बेरोलाई मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? ये 2018 में सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। किसका हिस्सा है? अगर मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पार्श्व मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो याद रखिएगा बच्चों, मेडुला ऑब्लंगेटा पूरा नाम है, पॉन्स बेरोलाई पूरा नाम है, ये जो है अनुमस्तिष्क, ये तीनों जो है हमारे जो पार्श्व मस्तिष्क है उसका हिस्सा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ये 2018 में पूछा गया। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है वह क्रिया जो आपकी इच्छा के अनुसार हो, आप चाहे तो हो नहीं तो नहीं हो। और अनैच्छिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें आपकी इच्छा का कोई मतलब नहीं होता है, वह होना है होगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे वमन, जिसको उल्टी कहते हैं, ये तो भैया आपके बस का बात नहीं रोकना, ये ऐच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना भी ऐच्छिक क्रिया है। आपने ना अपनी इच्छा से के अनुसार हृदय को नहीं ना रोक सकते, उसके धड़कना को या उसके धड़कन को चालू कर सकते, ये तो आपके बस की बात ही नहीं है। अब मुंह में लार आना, ये तीनों जो है बच्चों, ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ये अनैच्छिक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? ऐच्छिक पूछा गया है। तो ऐच्छिक क्रिया चबाना, हम चाहेंगे तो भोजन को चबाएंगे, नहीं तो नहीं भी चबा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्लियर सही हुआ, 2 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन 18 में पूछा गया, इस चीज को मैं बता दूं। 18 का एनुअल, A1 का मतलब होता है एनुअल में पहला घंटे में पूछा गया है। A2 का मतलब होता है
एनुअल में दूसरे घंटे में पूछा गया। ठीक है बच्चों, 2 रहेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये 12 में, 17 में, 18 में पूछा गया। देखिए जो तंत्रिका कोशिका का जो एक्सोन वाला भाग होता है बच्चों, इस एक्सोन वाले भाग के साथ यहाँ कई तरह के नोड निकले रहते हैं। फिर दूसरा तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्राइट्स है, दूसरा तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्राइट्स है, वह डेंड्राइट्स इस नोड से आके मिलता है, और इसके बीच में जो खाली स्थान रहता है बच्चों, उस खाली स्थान को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। याद रखिएगा आप लोग, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया बच्चों द्रुमिका। पहला ऑप्शन क्या दिया गया बच्चों? पहला ऑप्शन दिया गया है द्रुमिका है, दूसरा है सिनेप्स, तीसरा है एक्सोन, चौथा आवेश। तो सही आंसर हमारा सिनेप्स होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही है? संवेदी ग्राही नहीं है, सॉरी, संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही मतलब तो संवेदना को ग्रहण करने वाला, जैसे हम आंख से देखते हैं, देखने की संवेदना, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं। ठीक है, ये सब संवेदी ग्राही अंग है, तो संवेदनाओं को देखता है। जैसे कान हो गया सुनने का संवेदना, आंख देखने का संवेदना, नाक सूंघने का संवेदना। देख लीजिए, बता रहे तो मिस्टेक हो गया। आंख कान सुनने का, आंख देखने का, नाक सूंघने का, और दिमाग, दिमाग जो है बच्चों किसी संवेदना को ग्रहण नहीं करता, बल्कि इन संवेदनाओं के अनुसार काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये संवेदी ग्राही अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा बच्चों। तो चलिए 2019 का ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, 2019 से पूछा गया है। दिमाग जो संवेदी ग्राही अंग नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मेरुरज्जु निकलता है। क्या बोला बच्चों? मेरुरज्जु निकलता है। किससे निकलता है? हाँ याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। मेरुरज्जु निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। किससे निकलता है? प्रमस्तिष्क से, पॉन्स मेरुलाई से, अनुमस्तिष्क से, या मेडुला ऑब्लंगेटा से। तो याद रखिएगा बच्चों, मेरुरज्जु जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलता है। जो रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के बीच का भाग होता है उसको हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा यानी पार्श्व मस्तिष्क का भाग होता है, उसी पार्श्व मस्तिष्क मेडुला ऑब्लंगेटा से आप लोगों को मेरुरज्जु निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी 5 का सही होगा। ठीक है बच्चों, 6ठे नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? जहां पर 2 न्यूरॉन जाकर मिलता है उसके संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? ये 2019 में पूछा है। सिनेप्स, लिंगामेंट, मेंजिस या एक्सोन। तो याद रखिएगा 2 न्यूरॉन के संकेत बिंदु को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों? 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है 24 में और 21 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है शरीर का संतुलन? सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम या सेरिब्रम। ठीक है, तो याद रखिएगा सेरिबेलम जो है वह हमारे मस्तिष्क का या शरीर का संतुलन बनाए रखता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, सेरिबेलम। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों 24 में 21 में पूछा गया है, शरीर की क्रिया को कौन संतुलित करके रखता है? तो याद रखिएगा बच्चों सेरिबेलम। क्रेनियम के अंदर तो मस्तिष्क बंद रहता है, समझे ना? आंसर होगा सेरिबेलम, जो मस्तिष्क की क्रियाओं को संतुलित करता है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 8वां नंबर एक साथ एक मिनट, 8वां देखते हैं पहले हम लोग। ठीक है बच्चों, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? क्या पूछा? मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? याद रखिएगा मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.3 kg से 1.5 kg के बीच होता है।
ठीक है, याद रखिए, कुछ भी दे सकता है आगे। हालांकि आपकी किताब में 1.5 kg लिखा है, लेकिन एक्चुअल में 1.3 से 1.5 के बीच होता है। यानी तो सही आंसर क्या होगा? 1.3 से 1.5 के बीच क्या आ रहा है हमारा? 1.4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 1.4 kg। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर को। 9 नंबर क्या बोला बच्चों? 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? ये 2021 में पूछा गया है, वो भी फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग दोनों में पूछा गया है बच्चों। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम न्यूरॉन है बच्चों। क्या नाम है? न्यूरॉन, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, जिससे हमारा तंत्रिका ऊतक बनता है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या बच्चों? न्यूरॉन है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र बना है तंत्रिका ऊतक से, ठीक है बच्चों। तंत्रिका तंत्र बना है तंत्रिका ऊतक से, ठीक। और तंत्रिका ऊतक बना है तंत्रिका कोशिका से। यानी हमारा तंत्रिका कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होगी, जिसको हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन 11 नंबर में बोला गया है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय को धड़काने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सभी के लिए। तो याद रखिएगा बच्चों, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो है इन सभी क्रियाओं का संचालन करता है। सोचना, हृदय का स्पंदन, शरीर का संतुलन, सब चीज को बना के रखने में मस्तिष्क का रोल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। वह क्या होगा? सभी, सभी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर, तो बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा उसका संतुलन का अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस करता है? अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या सभी? तो याद रखिए बच्चों, अनुमस्तिष्क जो है वह हमारे मस्तिष्क के सभी भागों का अनुरक्षण और मेंटेनेंस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, अनुमस्तिष्क, ठीक है बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। ऑप्शन दिया गया मांसपेशी, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, हृदय कोशिका। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हमारा न्यूरॉन में पाया जाता है, न्यूरॉन को कहते हैं, जो कि हमारा तंत्रिका कोशिका होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिनेप्टिक नॉब्स क्या है? वह कहाँ पाया जाता है? सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिया वृक्क में, ऑप्शन दिया मस्तिष्क में, ऑप्शन दिया अंडाशय में, ऑप्शन दिया न्यूरॉन में। सिनेप्टिक नॉब्स को ही हम लोग सूत्र युग्मक गांठ कहते हैं बच्चों, सूत्र युग्मक गांठ। आप लोग देखे होंगे जो एक्सोन के नीचा में जो ये ढेर सारी इस तरह की रचनाएं निकली रहती है, इसके पास जो ये गांठ टाइप का बंद होता है, इसी को हम लोग सिनेप्टिक नॉब्स या सूत्र युग्मक गांठ कहते हैं, जो कि न्यूरॉन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा बच्चों, ठीक है। सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में। जो न्यूरॉन का एक्सोन का सबसे बाहरी वाला भाग होता है, उसी में पाया जाता है।
ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है। मेरुरज्जु में अगर आपका आघात कर दिया जाए, मेरुरज्जु में डैमेज पहुंचाया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, तो क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन दिया घेगा, दूसरा ऑप्शन दिया मधुमेह, तीसरा ऑप्शन दिया पौनापन, चौथा ऑप्शन दिया लकवा। देखिए, अगर मधुमक्खी आपका जो मेरुरज्जु है बच्चों, उस मेरुरज्जु में आघात पहुंच जाए, उसको नुकसान पहुंच जाए, तो हमको लकवा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। घेगा तो बच्चा आयोडीन की कमी से होता है, मधुमेह इंसुलिन की कमी से, और बौनापन वृद्धि हार्मोन की कमी से। लकवा जो है बच्चों, वह मेरुरज्जु के आघात से होता है। मेरुरज्जु में कोई आघात पहुंचेगा तो हमें लकवा होने की संभावना बढ़ जाएगी। लकवा बढ़ क्या जाएगी, लकवा ही होगा आपको। ठीक है बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 16 नंबर में क्या बोला गया है, 16 नंबर में बोला जा रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, सेरिब्रम, इनमें से कोई ऑप्शन नाम उठा उल्टा हो गया बच्चों। तो याद रखिएगा, सेरिब्रम जो है वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जिसको अनुमस्तिष्क भी हम लोग कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सेरिब्रम। क्या होगा बच्चों, सेरिब्रम। ये एक अति लघु क्वेश्चन है बच्चों। ये हाँ, एक चीज बता दें, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो अभी जितना ऑब्जेक्टिव बताया, ये ऑब्जेक्टिव का संबंध जो है बच्चों, वह तंत्रिका तंत्र से है। ठीक है, देखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव हमने जंतु के तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा है। ठीक, और अब जो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, वो जो अगला ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों, वह हम लोगों का पादप से संबंधित होगा, पौधे से संबंधित होगा। पादप में समन्वय और उससे संबंधित होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ये आपको 2011 में पूछा गया था कि दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिनेप्स कहते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, फिर भी आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बिना ऑप्शन का पूछा हुआ है 2011 में, 2 नंबर था इसमें। सिनेप्स कहते हैं दो तंत्रिकाओं या तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को। ठीक है, अब अगला ऑप्शन हम देख रहे हैं हम लोग, पादप में समन्वय से, जिसका संबंध जो पादप हार्मोन से है, तो वह पूछता पहला क्वेश्चन ऑक्सिन क्या है। तो हम सब जानते हैं बच्चों, ऑक्सिन एक हार्मोन है, एक वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखिए बच्चों, ऑक्सिन पादप हार्मोन को कहते हैं, जो कि पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है और पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब होगा एक हार्मोन। कभी कभी पादप हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन भी दे सकता है बच्चों, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी दे सकता है। तो ऑक्सिन क्या है बच्चों, एक प्रकार का हार्मोन है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑक्सिन क्या है तो देख लीजिए 1 नंबर। 2 नंबर देख रहे हैं बच्चों, 2 नंबर दिया है पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है। ठीक है, पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है, ऑप्शन में हम लोगों को दिया गया है बच्चों, ऑप्शन में दिया गया है पादप हार्मोन के उदाहरण में पेप्सिन, एड्रिनल, ऑक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। देखिए, टेस्टोस्टेरोन मनुष्य में पाया जाता है, पेप्सिन और एड्रिनल भी मनुष्य में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि ऑक्सिन जो है वो पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पादप हार्मोन क्या है बच्चों, ऑक्सिन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सके हैं बच्चों। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हम लोगों के अंदर एक वीडियो बनाने की अलग से प्रेरणा होती है बच्चों। अगला क्या है, अगला जिब्रेलिन क्या है। जिब्रेलिन क्या है, तो याद रखिए, जैसे ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है बच्चों, जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन है। तो इसका भी आंसर होगा हार्मोन। पादप हार्मोन दे देता तो और अच्छा रहता। 24 में या 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। जिब्रेलिन में क्या है बच्चों, एक हार्मोन है, यानी पादप हार्मोन है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, जड़ का अधोगामी वृद्धि। जड़ का अधोगामी वृद्धि, जैसे पौधे के जो जड़ होते हैं बच्चों, ये तो ऊपर वाला भाग हो गया, जो नीचा का जड़ होता है, जड़ हमेशा नीचा बढ़ता है। और नीचा कौन सा बल लगता है बच्चों, नीचा लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, एक होता है प्रकाश अनुवर्तन, एक होता है आप लोग पढ़े होंगे
एक होता है प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की ओर वृद्धि जो पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। गुरुत्व अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन जड़ में वृद्धि जो नीचा की ओर पाया जाता है। जला अनुवर्तन जल की दिशा में वृद्धि, और रसायन अनुवर्तन रासायनिक पदार्थ की दिशा में वृद्धि। तो जो पौधे में जो वृद्धि होता है वो नीचा की ओर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की होता है और होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, गुरुत्व अनुवर्तन। क्या होगा बच्चों? गुरुत्व अनुवर्तन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या है? पादप हार्मोन जिसको में जो एक हार्मोन होता है साइटोकिनिन, पादप हार्मोन साइटोकिनिन जो है बच्चों उसका क्या काम है, वह किस चीज में मदद करता है? पहला ऑप्शन दिया बच्चों, प्रारों के अग्रभाग की लंबाई बढ़ाता है, तने की वृद्धि करता है, और पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद करता है। याद रखिए बच्चों, साइटोकाइनिन जो है वह ये सभी काम को करता है, ये सभी काम को करता है। अग्रभाग में की भी लंबाई बढ़ाता है, तने को भी मोटा करता है, और प्रकाश की दिशा में भी पेड़ को मोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने में मदद करता है? पत्ती को मुरझाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है बच्चों? हम लोगों को ऑप्शन दिया गया है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और जिबरेलिन्स। तो याद रखिएगा जिबरेलिन्स और ऑक्सिन ये दोनों का काम क्या होता है बच्चों? पौधे में वृद्धि करना होता है। ठीक है, और साइटोकाइनिन तो आप पढ़ ही लिए कि प्रकाश की दिशा में वृद्धि को करता है। तो पत्तियों को मुरझाने में मेन भूमिका होती है एब्सिसिक अम्ल की, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन है इनमें से? तो हम सब जानते हैं कि जो पादप हार्मोन इनमें से है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में आपको पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, सॉरी अभी तो साइटोकाइनिन का बताया, साइटोकाइनिन होगा क्योंकि ये पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है और पौधे की प्रकाश की दिशा में वृद्धि में भी मदद करता है, पौधे की लंबाई को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, साइटोकाइनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? इन सब में कौन सा हार्मोन है जो पौधे में पाया जाता है और वृद्धि में काम करता है? इंसुलिन हम सब जानते हैं मानव हार्मोन है, थायरोक्सिन भी मानव हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, एड्रिनलिन भी मानव हार्मोन है। तो कौन सा इसमें पादप हार्मोन है बच्चों? जिबरेलिन पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया सेकेंड सिटिंग में। ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन जो पादप हार्मोन है और पौधे की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है बच्चों, नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीजांड की और पराग नालिका की वृद्धि किसके कारण होती है? बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण क्या है? यानी बीजांड की ओर, बीजांड आपको मालूम है ना परागकण होता है, तो जैसे ही परागकण आपको वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वो मुरझाने लगता है और धीरे धीरे करके वह जो परागकण है अंडाशय में पहुंचता है। तो इस वृद्धि को प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? और आप लोगों को ऑप्शन इनमें दिया हुआ है हाइड्रोट्रोपिज्म, क्रोमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। तो याद रखिएगा क्रोमोट्रोपिज्म होगा जो कि पराग नालिका को सुखा करके धीरे मुरझा करके धीरे धीरे करके परागकण को बीजांड की ओर लेकर जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग नोट करते चलिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया, ऑप्शन दिया हुआ 4। ध्यान दीजिए, सोचिए पर जवाब क्या होगा? पीपल के पेड़ में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें सभी। तो मैं आपको बता दूं लेटेक्स होता क्या है। आप लोगों ने कभी कोई पौधे को तोड़ा होगा, जैसे कनेर का फूल तोड़ते हैं तो उससे व्हाइट टाइप का दूधिया पदार्थ निकलता है, इसे दूधिया पदार्थ को लेटेक्स कहते हैं।
अगर आप लोग गौर करिएगा, आप पीपल के पत्ते को भी तोड़िएगा तो उससे लेटेक्स निकलता है, पीला कनेर से तो निकलता ही है और बरगद से भी निकलता है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, क्या होगा? इनमें से सभी। सभी से निकलता है आपको लेटेक्स। पीला पीपल से भी निकलता है, पीला कनेर से भी निकलता है और बरगद के पेड़ से भी निकलता है। और 2022 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार बोर्ड से पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फल पकाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कार्बाइड, जिसको आदमी फल में रखते हैं तो पक जाता है फल, ये फल पकाने वाला हार्मोन का ही रूप है। तो याद रखिए, कार्बाइड गैस के रूप में बनता है, कब फल को पकाता है। और ये जो कार्बाइड है, ये हमारे फल में एथिलीन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? एथिलीन के। फल के अंदर ही रहता है। ये जो 5 पादप हार्मोन होते हैं, उनमें मात्र एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पादप हार्मोन गैस के रूप में रहता है, तो याद रखिएगा एथिलीन गैस के रूप में रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एथिलीन। ए नंबर, ये पादप हार्मोन है, 2023 में पूछा गया है। और एथिलीन को हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये फल को पकाने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ये 21वें और 23वें क्वेश्चन पूछा गया है। एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन। तो देखिए, ऑक्सीटॉक्सिन भी पौधे के लिए उपयोगी है, पौधे में वृद्धि करता है, बट ये हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन नहीं है, एथिलीन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है, ऑक्सिन भी हार्मोन है, बट ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन नहीं है। तो कौन सा इनमें पादप हार्मोन नहीं है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑक्सीटॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, 12वां नंबर क्लियर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या है? प्रकाश की ओर प्ररोह की गति किसे को कहते हैं? प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन दिया है गुरुत्व अनुवर्तन, जला अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। यानी प्रकाश की ओर पौधे के शीर्ष भाग का बढ़ना क्या कहलाता है? तो प्रकाश की ओर पौधे के शीर्ष भाग के बढ़ने को हम लोग कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। अब गौर करिएगा, जो पौधे का शीर्ष भाग है वो हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ती है और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों? ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, फल की वृद्धि, जल की वृद्धि, फूल की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हम सब जानते हैं नीचे जो बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, जिसकी वृद्धि नीचे की ओर होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक पौधा है तो शीर्ष वाला भाग हमेशा सूर्य की प्रकाश की ओर बढ़ेगा, लेकिन जड़ जो है बच्चों वो हमेशा नीचे ही बढ़ता है, डीप ही जाता है, गहराई में ही जाता है। और उसी प्रकार की वृद्धि को हम लोग कहते हैं गुरुत्व अनुवर्तन। तो गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण क्या बच्चों? जड़ में वृद्धि को हम लोग कहेंगे गुरुत्व अनुवर्तन, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में हमेशा वृद्धि करता है। ठीक है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पादप हार्मोन का एक उदाहरण क्या है? 2024 में पूछा है बच्चों, IAA, TSA, ACH और ACTH। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो याद रखिए इसका जो निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो याद रखिएगा IAS पादप हार्मोन है बच्चों। IAA, IS बोल रही बच्चों, IAA। ठीक है, इसका नाम पूरा फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग IAA कहते हैं बच्चों। ये एक पादप हार्मोन है, ठीक है, जो पौधे की वृद्धि में, उसके विकास में, इन सब में मदद करता है। यह तनों में भी पाया जाता है, जड़ में भी पाया जाता है, फूल को खिलाने में भी मदद करता है बच्चों। बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। ठीक है, पहली बार इस हार्मोन को एक व्यक्ति थे, बायोलॉजी के बहुत बड़े जानकार थे, बॉटनी के, जिनका नाम था FW बेंट। FW बेंट ने इसके बारे में बताया था। तो IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यह एक पादप हार्मोन है। ये 2024 में पूछा गया है, इस चीज को माइंड में रखिएगा बच्चों।
16वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, पादप हार्मोन को क्या कहते हैं? पादप हार्मोन को फोरो हार्मोन, एंजाइम, फाइटो हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था बच्चों कि पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। तो नंबर उल्टा हो गया, ध्यान दीजिएगा, सी और बी लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये होगा मेरा बी, ये होगा मेरा सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, फाइटो हार्मोन। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया बच्चों, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोला, वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है? देखिए, पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है और उसके बाद वो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकेगा, यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो कि कोशिका का विभाजन में मदद करता है, और जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स ये दोनों कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी कहीं ना कहीं इस दोनों के प्रभाव को उलट देता है और पौधे को मुरझाने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, अगर कोशिका विभाजन रुकता है तो पौधा मुरझाएगा, और पौधा को मुरझाने में कौन मदद करता है बच्चों? तो एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा बच्चों, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए ये हम लोगों का ऑप्शन पादप हार्मोन से संबंधित 17 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में। ये सारा मैंने आपको बता दिया। आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते बच्चों कि नहीं, 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। ठीक है, अगर आपको 4 पादप हार्मोन का नाम लिखने बोला है तो आप लिख सकते हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन और एथिलीन, जो फल पकाने वाला हार्मोन है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग 4 पादप हार्मोन का नाम इस तरह से भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव इसमें दे दिया आप लोगों को। हम क्या बोल रहा है, मतलब लघु क्वेश्चन में आ गया, वो 2 नंबर में पूछता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मैंने लिख दिया था। तो जैसे हम लोगों ने पादप हार्मोन के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हम लोग जंतु हार्मोन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 13 में, 15 में, 16 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेगा, बौनापन, मधुमेह, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बच्चों, जो इंसुलिन की कमी है बच्चों, इंसुलिन की कमी से बच्चों मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी होती है। इंसुलिन यहाँ पे सुना होगा, इंसुलिन निकलता है हमारा पेनक्रियाज से, जिसको अग्न्याशय कहते हैं बच्चों। अग्न्याशय से निकलता है इंसुलिन। यह हार्मोन है जो हमारे ब्लड में जो शर्करा मौजूद होता है, जो शुगर मौजूद होता है, उसको चयापचय क्रियाओं के द्वारा नष्ट करके शुगर फ्री करता है हमारे ब्लड को। ठीक है बच्चों, और हमें शुगर की बीमारी से बचाता है। अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा और हम लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी होगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप लोगों ने देखा ही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबटू ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अबटू ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या जरूरत है बच्चों? ठीक है, अब देखिए बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है वो बनता है थायराइड ग्रंथि यानी अबटू ग्रंथि से निकलता है। अबटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि का ही दूसरा नाम है, अबटू ग्रंथि, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो बनता है हमारा आयोडीन। किससे बच्चा बच्चों? आयोडीन से बनता है। तो इसका जवाब आयोडीन होना चाहिए। ऑप्शन दिया सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन होना चाहिए आयोडीन। आयोडीन ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमारा सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अबटू ग्रंथि के जगह में आप लोगों को थायराइड ग्रंथि भी दे सकता है। उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो आयोडीन की कमी से, आयोडीन अगर नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा बच्चों, या नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण अगर हम आयोडीन कम खाएंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा। जो गला में रहता है, यहाँ पर तो ग्रंथि रहता है, वो हार्मोन नहीं निकलेगा और उसके अंदर जमा होते जाएगा, जिसके कारण वो फूल करके बड़ा हो जाएगा और हमारे गले के पास लटक जाएगा, जिसको हम लोग घेगा या गलगंड के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सही सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर मेरा आयोडीन देता तो आंसर हम लोग आयोडीन को लिख सकते थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा नंबर होता है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? इनमें से कौन सा अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि है जो एक जैसा कार्य नहीं करता है? अग्न्याशय,
पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। देखिए ये जो तीनों है ना, ये तीनों का एक जैसा कार्य है। ये जो पीयूष ग्रंथि है बच्चों, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सबसे अलग है क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए एक जैसा कार्य नहीं करता है, सबसे अलग इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, थायराइड ग्रंथि में से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? अभी मैंने बताया आपको, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से हम लोगों को आयोडीन, ये घेगा की बीमारी होती है, जो आयोडीन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, थायरोक्सिन। ठीक है बच्चों, अब पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नालिकाविहीन ग्रंथि होती है बच्चों, जिससे हार्मोन निकलता है, और वह हार्मोन सीधे हमारे ब्लड में मिलके अंगों तक पहुंच करके उसकी क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पिट्यूटरी, थायराइड, वृषण, यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, लीवर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों? तो याद रखिएगा, यहाँ पर दिया है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन, वृद्धि हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो शरीर के वृद्धि और विकास को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन बोला है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या ए और बी दोनों? तो याद रखिए बच्चों, किशोरावस्था में लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन, इसके कारण परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों किशोरावस्था में शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? यानी खून में ब्लड के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन? हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इंसुलिन जो है बच्चों, यह ब्लड में जो शर्करा मिली रहती है उसको कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इंसुलिन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 24 में और 21 में पूछा गया है, यानी हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है बच्चों, इस चीज को माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, एंड्रोजन है, क्या है एंड्रोजन? 21 में पूछा है। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन, लड़कों में बनता है, मादा हार्मोन महिलाओं में बनता है, पाचक रस या एंजाइम? ये दोनों तो है ही नहीं, पाचक रस और एंजाइम तो है ही नहीं, या तो नर हार्मोन होगा या तो मादा हार्मोन होगा। तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन, जन मतलब समझ लीजिए पुरुष लोग, तो कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है, इस तरह याद रखिएगा। एस्ट्रोजन कौन हार्मोन है बच्चों? नर हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये जो दोनों है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों कौन सा हार्मोन है बच्चों? ये दोनों नर हार्मोन है। और टेस्टोजन कहां से निकलता है? 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 2025 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन दिया वृषण, वृक्क, अंडाशय, थायराइड ग्रंथि। तो सही होगा ऑप्शन वृषण से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है, ये दोनों हमारा वृषण से निकलता है। ठीक है बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रिनल, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। तो याद रखिएगा,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। ठीक है बच्चों, इस चीज को माइंड में रखिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। ठीक है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये 25 में, 16 में और 21 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन किसको कहते हैं? बर्थ हार्मोन मतलब होता है जन्म दिलाने वाला हार्मोन। बच्चे को जन्म दिलाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? ऑप्शन दिया है टायरोसिन, ऑक्सीटोन, थायरोटोपिन, ठीक है बच्चों, और इंसुलिन। तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग बर्थ हार्मोन कहते हैं, जो जन्म में मदद करता है। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बर्थ हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन बर्थ हार्मोन है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। यानी कॉपर्स ल्यूटियम जो कि हमारे गर्भाशय का हिस्सा है, गर्भाशय के अंदर वाली दीवार है, कॉपर्स ल्यूटियम, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखिएगा बच्चों, कॉपर्स ल्यूटियम से कॉपर्स ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन तो नर हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन मेरा मादा हार्मोन की श्रेणी में आता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रोजेस्टेरोन, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। याद रखिएगा नर हार्मोन है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों नर हार्मोन है बच्चे, याद रखिएगा। अब मादा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? निम्न में कौन पुरुष हार्मोन है, कौन नर हार्मोन है? तो मैंने आपको अभी बताया ना, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, एस्ट्रोजन नर हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन तो कहीं दिया हुआ है नहीं है, तो टेस्टोस्टेरोन हमारा नर हार्मोन है। ठीक है बच्चों, और ये दोनों में निकलता है इंसुलिन। ठीक है, और ये भी दोनों में निकलता है। ठीक है, तो नर हार्मोन कौन होगा हमारा? नर हार्मोन कौन होगा बच्चों? याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक दूध कहलाता है। किसे रासायनिक दूध कहते हैं? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, या आवेग को। यानी किसी भी चीज को, दूध मतलब क्या होता है? मैसेंजर, जो किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाए। ठीक है, तो रासायनिक दूध के रूप में किसका यूज होता है बच्चों? हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रासायनिक दूध कौन है बच्चों? हार्मोन है। क्लियर हो गया हम लोगों का 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना जरूरी है? थायरोक्सिन हार्मोन किसके कारण निकलता है? मैंने आपको शुरू में ही बताया, आयोडीन जो है बच्चों, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन को थायराइड ग्रंथि से बाहर निकालने में आयोडीन का रोल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन किसके कारण निकलता है बच्चों? थायराइड ग्रंथि से आयोडीन। अगर हम आयोडीन का कम यूज करेंगे तो हार्मोन थायराइड ग्रंथि से नहीं निकलेगा, और थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ा हो जाएगा, जो गले के पास होती है, और वो लटक जाएगी और व्यक्ति को घेगा की बीमारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? किसके बचने के लिए आयोडीन, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? अभी हम लोगों ने पढ़ा घेगा, भेगा लिखा गया बच्चों, घेगा। घेगा रोग से बचने के लिए, घेगा कहिए या गलगंड कहिए या ग्वाइटर कहिए, ठीक, कुछ भी नाम हो सकता है। इससे बचने के लिए हम लोगों को बच्चों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्योंकि नहीं खाएंगे तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नहीं निकलेगा, और थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी होकर गले के पास लटक जाएगी और हम लोगों को घेगा की बीमारी होगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, 10 जोड़ी। तो याद रखिएगा कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी है बच्चों? 12 जोड़ी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और ये क्वेश्चन 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने में मदद करता है, या गंध पहचानने का केंद्र है? किस भाग के द्वारा हम लोग किसी चीज का स्मेल को महसूस करते हैं? ये 2023 में पूछा गया है। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा गंध पहचानने का जो केंद्र है वह अग्र मस्तिष्क में होता है,
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अग्र मस्तिष्क गंध पहचानने का केंद्र है। ठीक है बच्चों, अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन अभी देखिए, बार बार ये क्वेश्चन इसी टाइप रिपीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो घेगा रोग है, घेगा रोग पनपता है किसके कारण? मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से। हम लोग बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि घेगा रोग इंसुलिन, थायरोक्सिन, थायराइड जो भी कहिए या आयोडीन कहिए, उसकी कमी से, सॉरी इंसुलिन नहीं, इंसुलिन मिस बोल दिया बच्चों। इंसुलिन की कमी से तो शुगर होता है, शर्करा होता है, मधुमेह होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हुआ होता है। तो यह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। घेगा किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन कहां से निकलता है बच्चों? एंड्रोजन कहां से निकलता है? तो पहले आप लोग देख लीजिए, एंड्रोजन से नर हार्मोन, एंड्रोजन से नर हार्मोन, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन है मादा हार्मोन। मादा हार्मोन हमेशा अंडाशय से निकलेगा और नर हार्मोन हमेशा वृषण से निकलेगा। तो नर हार्मोन है, तो नर हार्मोन कहां से निकल रहा है? एंड्रोजन वृषण से निकलता है बच्चों, क्योंकि ये नर हार्मोन है और नर हार्मोन वृषण से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंड्रोजन हमारा वृषण से निकलता है बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रुधिर चाप। रुधिर चाप, जिसको हम लोग रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो ब्लड का चाप है, जो प्रेशर, वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है बच्चों? तो 22 नंबर दिया है क्वेश्चन, ऑप्शन दिया वृषण द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा। तो याद रखिएगा बच्चों, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है बच्चों, जो ब्लड प्रेशर और रुधिर चाप को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? अग्नाशय पेनक्रियाज से बच्चों इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और यही हार्मोन हमारे शरीर के अंदर जो रक्त में शर्करा मिली रहती है उसको कंट्रोल करता है। तो सही जवाब होगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल, थायराइड, पीनियल, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है पीनियल, ऑप्शन नंबर सी। यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है बच्चों। ठीक है बच्चों, पीनियल जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के केंद्र में रहता है बच्चों, मस्तिष्क के केंद्र में रहता है। ठीक है, और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति के नींद का पैटर्न तैयार होता है। जो सोने का, कभी कभी व्यक्ति को नींद नहीं आता है, ठीक है, या फिर कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है, इस सब में जो रोल होता है वो पीनियल का होता है, जिससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो व्यक्ति के नींद को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चों? विविधता, अंकुरण, प्यूबर्टी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, प्यूबर्टी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग यौवना आरंभ भी कहेंगे। यौवना आरंभ, युवावस्था की ओर जाना। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को हम लोग प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन से हमें आयोडीन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, हम लोगों को नमक से आयोडीन मिलता है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा खाने वाला जो नमक है वह आयोडीन युक्त नमक यूज करना चाहिए, क्योंकि उस नमक के खाने से हल्की मात्रा में आयोडीन हमारे शरीर के अंदर चाहिए, कोई ज्यादा नहीं चाहिए। सुई के नोक के बराबर आयोडीन हमें चाहिए, और यह आयोडीन हमारे पूरे शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया को प्रभावित करता है। तो आयोडीन हमें किससे प्राप्त होता है बच्चों? नमक से प्राप्त होता है। इस चीज को याद रखिएगा। और नमक में KO2 और KO3 के रूप में आयोडीन
KI2 और KI3 के रूप में आयोडीन हमारे नमक के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। हार्मोन जो किशोरों में यौवना आरंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता क्या कहलाता है? किशोर बोला, किशोरी नहीं बोला, किशोर लड़कों में यौवना आरंभ को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है बच्चों? तो याद रखिएगा, किशोरों में यौवना आरंभ को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हमारा सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, हालांकि एस्ट्रोजन भी लड़के में ही बनता है, लेकिन नियंत्रित करने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आज जो हमारा ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया बच्चों। जय हिंद, जय भारत। Yeah.